पहले ही जनता को मैं ये बता दूं कि इस केस में जो कुछ चीजें बहुत अलग हैं जो होने वाली हैं, वो ये है कि इस केस में मल्टीपल पोजेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर पड़ोसियों का ही लगभग हाथ था। जैसे कि अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ किस्से को। तो ये किस्सा पूरा 2001 से स्टार्ट हुआ, और जो विवेक थे उस टाइम पर मुश्किल से 4-5 साल के रहे होंगे। तो उनके जैसे जैसे वो बड़े होते रहे, उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि क्या हुआ, हमारे इतने बुरे दिन कैसे आए, क्योंकि एक टाइम पे इनके जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे रहे। इनके जो पापा थे वो मछलियों का बिजनेस किया करते थे, और जो अदर जैसे मम्मी और बहन जो थी, घर में 5 लोग थे मेनली, और नाना नानी थे। 5 जो लोग थे, 3-4 तो भाई बहन थे, मम्मी पापा थे। तो पापा मछलियों का बिजनेस करते थे, मम्मी और बहन मिलके जो खेती बाड़ी होती है वो सारा संभालते थे सीजन वाइज। तो विवेक इस टाइम पे क्या थे, सही चल रहा था घर परिवार में सब कुछ, और जिस तरीके से एक छोटा बच्चा खेलता है खेलते रहते थे, तो क्या हुआ, इनने 2001 में 20,000 रुपये अच्छे खासे जोड़ लिए थे। और वो क्योंकि लड़के 3 थे, लड़की 1 थी, शादियों के लिए पैसा जोड़ा हुआ था। लेकिन जैसे होता है कि घर की जो भाग दौड़ होती है वो नानी के हाथ में थी उस टाइम पे, तो पैसे सारे उनके पास पकड़ा दिए, चाबी भी उन्हीं के पास थी। तो घर में जैसे आसपास के मेहमान आते रहते हैं, तो उनकी नज़र पड़ गई थी उस पैसे पे। तो जब वो घर वाले आए, तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कहीं फंक्शन अटेंड करने जाना था। फंक्शन अटेंड करके घर पे आते हैं तो देखते हैं कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और लगभग जितने भी पैसे हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं। 20,000 रकम 2001 में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पे तो लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। तो ये चीज़ नानी की एकदम से नज़र पड़ती है कि एक 500 का नोट पड़ा हुआ उस टाइम पे। तो जब वो घर के अंदर जाती है देखती है, तो भाई सारे पैसे चोरी हो चुके थे, और घर में मातम का माहौल हो गया था, क्योंकि पैसे जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। बिहार को छोड़ के पंजाब के एक टाउन में रह रहे थे, उसका नाम तो लेना ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने क्या करा, पता लगाने की कोशिश की। तो उस टाइम पर जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट था इतना स्ट्रोंग नहीं था बातचीत करने में, निकालने में, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहीं अपनी एक गुरुमा थी, उनसे बात करी, जो इनसे घर के 50 किलोमीटर दूर रहती थी। तो उन गुरुमा ने बताया कि आपके पैसे कहीं बाहर वालों ने चोरी नहीं करे, आपके आसपास ही लोग रहते हैं, उन्होंने आपके पैसे चोरी करे हैं। तो इनके पापा कुछ टाइम पहले तक ड्रिंक करते थे, उन्होंने ड्रिंक क्विट की थी, लेकिन ये जो सदमा लगा इस चक्कर में उन्होंने फिर दोबारा ड्रिंक स्टार्ट करी। तो जब इनकी पिताजी को पता चला यार हमारे घर के आसपास वाले लोगों ने ही पैसे चोरी करें, तो ये क्या करते हैं, अपने घर आते हैं और उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं कि आपने हमारे पैसे चोरी करें, हमें कहीं से पता चला है। तो भाई कौन एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को कि हमने पैसे चोरी करें। तो इनके पापा ने जाके पुलिस वालों में कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ये 4 जने हैं जो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं आसपास में, इन्होंने हमारे घर से 20,000 रुपये चुराए हैं। तो सुबह के टाइम पे कंप्लेंट की थी, और शाम तक पुलिस वालों ने उन चारों लोगों को उठा लिया। तो वो लोग भी भाई शाणे थे, पैसे चोरी करे, उसी पैसे में से कुछ एडजस्ट वगैरह करके वो वापस आ गए। तो फिर उनके पापा ने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद सबको गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, मुझे मालूम पड़ गया। तो उनमें से एक इंसान था जो चाहता था कि यार इसका मैं कैसे भी मुंह बंद कर दूं। वो इंसान आके बोलता है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं, हालांकि उसने चोरी कर रखे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ये चीज़ बोली कि अगर आपको लगता है कि हमने आपके पैसे चोरी करे हैं तो आप प्रूफ कर दो। आप प्रूफ कर दोगे तो हम आपके पैसे दे देंगे अगर हमारे पास होंगे तो इसके पापा ने बोला एक काम करना, कल सुबह ना आप मेरे साथ चलना, मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो अगले दिन ये भी इंसान तैयार हो गया, क्योंकि इस इंसान को नहीं पता था ये किसी ऐसे के टच में है जो भाई देख के बता देगा कि चोरी वोरी तुमने करी है। वही 50 किलोमीटर दूर गुरु माँ के पास जाते हैं, और गुरु माँ सीधा देखते ही बोल देती है इसके पापा को, विवेक के, कि तुम तो चोर को ही अपने साथ लेके आ गए। तो वो जो दूसरा बंदा था वो एकदम से ऑफेंड भी होता है, थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो वो दूसरा बंदा बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने चोरी की है, मैंने चोरी किया है। तो वो बताती है कि 3 दिन पहले जब तुम सारे जितने भी लोग थे दारू पी रहे थे, जब प्लान बना रहे थे कि हम इनके घर से पैसे उड़ाएंगे, हमें पता है पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। तो एकदम से घबरा जाता है कि यार ये बात तो थोड़ी सीक्रेट थी कि हम ऐसे दारू पीते वक्त प्लान बना रहे थे। तो वहां पर वो इंसान बोल देता है ठीक है हमने लिए हैं, और घर जाके मैं पैसे दे दूंगा। वहां से ये लोग घर आते हैं, और घर आते आते शाम हो जाती है। तो इसके पापा को लगता है कि भाई सुबह शायद ये पैसे दे देंगे। सुबह वो जो इंसान था जो साथ में गया था वो क्या करता, अपने सारा घर का सामान बिखेर के और पुलिस कंप्लेंट विवेक के पापा के ऊपर ही डाल देता है कि इन्होंने हमारे घर के पैसे चोरी करे हैं। अच्छा। उन्हीं पर इल्जाम डाल देते हैं। अब पुलिस वालों को तो पता ही था ये केस क्या चल रहा है। पुलिस वालों ने विवेक के पापा को उठाया, और उठाने के बाद लेके गए अपने साथ जेल में, वहां पे लॉकर में, और बातचीत करने के बाद
उन चारों को भी बुला लिया, भाई आपका पता है किसने क्या कर रखा है, ये शरीफ सा आदमी है, अपने मछलियों का काम करता है, तुम इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुमने पैसे लिए हैं तो दे दो। और जो दरोगा था उससे छोटे वाले कुछ बिके हुए थे, तो दरोगा को पता तो चल ही जाता है कि क्या चल रहा है। उसने साफ साफ बता दिया कि तुमने पहले भी अपने आप को छुड़वाने के लिए अंदर अंदर पैसे खिलाए थे, और एक शरीफ से इंसान को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो कि अपने निपटा लो और पैसे दे दो इनके। तो वहां पर से वो इंसान जो विवेक के पापा थे वो छूट जाते हैं। तो ये जो विवेक के पापा थे, ये गुरु माँ के पास जाते हैं दोबारा, और उनसे बोलते हैं कि माँ, मैं एक लगे हाथ ना पकड़ना चाह रहा हूँ, कि कोई मेरे सामने आके ना पकड़ा जाए कि इन्होंने हमारे पैसे लिए हैं। तो गुरु माँ बोलती है कि तुमने बताया था तुम्हारे घर के बाहर ना 500 का नोट मिला था, वो एक बार मुझे दो। तो 500 का नोट लेके कागज में बांध देती है कुछ अभिमंत्रित मंत्र करके, और बोल देती है अपने घर के पेड़ के आगे ना इसे टांग देना, जो भी चोर होगा इसे लेने के लिए आएगा और लगे हाथ उसे दबोच लेना। इसके पापा घर आते रात के टाइम पे, अच्छी तरीके से इधर उधर देखते कोई नहीं है ना, पेड़ पे वो कागज टांग देते हैं। बताया था कि 10-12 घंटे के अंदर वो इंसान जो चोर होगा वो आके पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो इसके पापा बैठे रहते, पूरी रात जगे रहे। सुबह के जब 10 बजने वाले थे, तो एकदम से देखते हैं एक आदमी निकल के आता है और वो कागज निकालने की कोशिश करता है। कहाँ से नहीं पता, जैसा होता है ना, देखते ही वशीकरण हो गया, अट्रैक्ट हो गया। तो इसके पापा पकड़ते कि अब बता, अब तू इस कागज को चुराने क्यों आया, इसमें पैसे रखे थे, तुझे कैसे पता चला। तो वो इंसान एकदम से होश में आता है कि यार ये कैसे हो गया, मतलब मैं कैसे आ गया यहाँ पर। फिर बोला कि तूने मेरे पैसे चोरी करे हैं, तुम सब मिलके पैसे दे दो वरना तुम्हारा बहुत बुरा होगा। आज रात भी इसके पापा ने बहुत ड्रिंक करी, और आज रात क्या करें, इसके पापा ने हद से ज्यादा गालियां दे दी उनको, माँ बहन की और दुनिया भर की गालियां दे दी। तो वहां से क्या हुआ भाई, वो जो 4 जने थे ना वो चिढ़ गए बुरी तरीके से कि अब नहीं छोड़ेंगे इन्हें, कि पैसे तक का मामला तो ठीक था, इन्होंने तो गाली गलौज कर दी, माँ बहन की, सारे रिश्तेदार ऐसे वैसे घेर लिए। उन चारों ने क्या करा, विवेक की मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करवा दी, जो विवेक की मम्मी थी। अब ये कैसे पता चला भाई, इनकी मम्मी की जो एक्टिविटी थी वो पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन जैसे होता है ना हल्ला गुल्ला होता है, कुछ होता है। इनकी मम्मी का क्या सीन था कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है और बहुत ज्यादा वजन गिर गया। तो उस टाइम पर विवेक भी जो था, मैंने जैसे बताया 5-6 साल का था, तो वो पलती उम्र होती है जहां पर वो देख रहा है मम्मी के साथ क्या हो रहा है, और एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें छप सी जाती है। एक बेटी थी जो सेवा कर रही थी, तो इन्हें ये तो पता चल गया था कि गुरु माँ जो है वो देख के चीजें बता सकती है, पर इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये पता करना शुरू करते हैं कि यार 1-2 महीने निकल गए, और अब सिंपल सी चीज है, जब घर का एक इतना बड़ा सदस्य बीमार हो जाएगा तो ये चोरी चकारी से ध्यान हट जाता है कि इंसान की जिंदगी बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। और ये करा भी इस मकसद से क्या था, इनको इस चीज में बिजी कर दो। और भाई ये चीज ना, आप ऑडियंस भी ध्यान से सुनना और आप भी ध्यान से सुनना कि यहाँ से ये जो शुरुआत हुई है कहाँ तक जाएगी। ये अपने पता करना शुरू कर दे कि यार कहीं पता करे कोई ऐसा इंसान मिले जो इस मारण क्रिया को कटवाए या फिर काट करे इस चीज के। अभी तक इन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसने करा है क्या करा है, ये नहीं पता। तो उनकी बस तबीयत खराब हो रही थी मेन बस चीज। तबीयत खराब। अभी आगे वो सीन भी आएगा जिस चीज का आप वेट कर रहे हो, हल्ला गुल्ला। यहाँ पर सब कुछ शांत था, नॉर्मली जैसे होता है कि वॉमिटिंग आ रही है और कुछ ना खाने के बाद भी वॉमिटिंग आ रही है, ये सारी चीजें चल रही थी, डॉक्टर्स को दिखाया गया। तो इस चीज में भी इनके बहुत ज्यादा पैसे लग गए थे, क्योंकि आम इंसान शुरू में इन सब चीजों पर भरोसा ना करके पहले डॉक्टर के पास जाता है। अब जब पता है कि आपको कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जो पहले ही बता दे कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, गुरु माँ शायद थी नहीं उनके पास, से गए नहीं, या डिस्प्यूट हो गया। क्योंकि एक चीज आपने सुनी होगी कि कोई भी इंसान ना नाम नहीं लेता कि उसने करा है। और इसको पता चल गया था विवेक के पापा को, तो विवेक के पापा उस इंसान को डायरेक्ट ले गए थे, तो वो डिस्प्यूट वाला सीन हो गया कि इस इंसान को तुम सामने लेके आ गए। धीरे धीरे ये सारी चीजें चल रही थी। तो इसके मम्मी को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके गए, सबने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा था। तो इन्होंने पता करना शुरू करा, तो घर से कुछ किलोमीटर दूरी पे एक इंसान बैठा हुआ था जो बताता था कि मैं सिद्धि पुरुष हूँ। जब ये वहां लेके गए ना, तब पहली बार इसकी मम्मी के अंदर की एंटिटीज बाहर निकली, और उन्होंने इस इंसान को, जो सिद्धि पुरुष इंसान था, उसको देख के हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या कर लेगा, तू निकाल लेगा, तुझे लगता है तेरे अंदर इतनी सिद्धि है कि तू कर लेगा, सारी चीजों को निकाल देगा हमें, हमें, एक दो नहीं हमें। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा संख्या में थे वो जो वहां पर भूत प्रेत आ रखे थे, तो उस इंसान ने साफ देख के बता दिया कि भाई मैं हाथ खड़े करता हूँ, मेरे बस की नहीं है। वो एंटिटी देख के साफ साफ हंसने लग रही है, तो उसने बोला कि आपको ना फैजल का बाद या फिर एक जगह है पंजाब में, वहां पर आप चलो, वहां पर मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूँ।
तो उसी टाइम उसने शिष्य ने उस टाइम पर भाई एसटीडी पीसीओ ये वाली सर्विसेज होती थी, तो फोन करके उससे गुरुजी से बात करी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे से ऊंची शक्तियां आ रखी हैं और बहुत ज्यादा बिगड़ा केस है, 1-2 महीने हो चुके हैं और माता जी जाने की कगार पे है। तो जो किस्मत में लिखा था कि ये लोग बस करते हैं और बस पकड़ के सीधा उन गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो वहाँ गुरुजी के पास जब ये पहुंचते हैं तो गुरुजी बैठे हुए थे, वो देखते हैं कि अच्छा, अब ये जो गुरुजी थे ये एक्चुअली में गुरुजी थे। और जो सामने वाली एंटिटीज थी उनने पहले तो पहचाना नहीं कि ये का सामने बैठा कौन है। तो जैसे ही मम्मी आई इनके सामने भी हंसना शुरू कर दिया कि तू क्या करेगा, तू इसका गुरु है, तू निकाल देगा, तू हटा देगा, हमें तेरे को लगता है कि तू इस तरीके से हटा देगा। तो जो गुरुजी थे बस वो एक बार ऊपर से नीचे देखते हैं और बोलते हैं कि तुम गिन के 7-8 जने हो। मतलब उस फीमेल के अंदर, विवेक की मम्मी के अंदर 7-8 एंटिटीज हैं। ये दिख जाता उन्हें ये फिर। गुरुजी साहब बता देते हैं कि तुम 7-8 हो, एक बार जरा मेरे पीछे फौज देखना। तो जब दिखी फौज तो वहां पर सैकड़ों ऐसे मशान भूत प्रेत चुड़ैल जो थे उन्होंने सिद्ध कर रखे थे। उन्होंने बोला कि अब अगर मैं इन सबको तुम्हारे पीछे छोड़ दूं या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। तो वहां पर जो एंटिटीज थी वो थोड़ा सा घबरा जाती है। वो बोलती है कि देखो गुरुजी, हमें हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, हमें छोड़ा इनके बगल वाले, इनके रिश्तेदारों नहीं है, इनका इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था पैसों को लेके, हमें तो क्या करना होता है, हमें भोग दे के इनके ऊपर भेजे और मारने के लिए बोला है, मारण क्रिया की हुई है। तो गुरुजी साफ साफ बोलते हैं कि एक काम करो, मैं इससे पहले तुम्हें कुछ हानि पहुंचाऊं, तुम खुद निकल जाओ। तो बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो कर दो, हमें निकाल दो, हम जाने को तैयार है, पर आपको पता है अगर हमें कुछ बोला गया तो हमें वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बोला हुआ है सीधा सीधा इसकी मम्मी को खत्म करना है, लेके जाना है। तो गुरुजी ने अपनी तरफ से क्या करा, एक ताबीज बना के दे दिया। अब गुरुजी ने भी थोड़ा सा हल्के में ले लिया था इन सब चीजों को। गुरुजी ने एक ताबीज बना दिया और ताबीज देके इन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तो जब ये बस में वापिस आ रहे थे ना, तो जो गुरुजी का शिष्य बैठा हुआ था उसकी नजर पड़ती है। वो सामने सामने देखता है इसकी मम्मी के गले से ताबीज किसी ने पकड़ा, जो अदृश्य था, और ताबीज फेंका जमीन पे, बस के अंदर ही। वो सिर्फ उसी को दिख रहा वो सिर्फ उसको दिखा क्योंकि घर वालों का ध्यान नहीं था। अब जब शिष्य बैठा था वो यही देखता ना गुरुजी ने ऐसा क्या दिया है, दिव्य है कुछ, हमें भी ये शिक्षा एक बारी को मिलेगी। तो वो ताबीज जैसे ही नीचे पड़ा वो बहुत ज्यादा घबरा गया और इसकी मम्मी जो थी, जो अभी तक बस में ऐसे बैठी थी, सीधा यूं हो गई। एक बार यूं नीचे करा और फिर शिष्य की तरफ देख के बस उसको इस तरीके से घूरना शुरू करा, तो वो समझ गया कि भाई प्रभाव बहुत है इस एंटिटी का जिसने भी ये चीज करी है। ये बोलता है भाई बस से अगले स्टॉप पे उतरो और गुरुजी को फोन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फिर दोबारा दिक्कत हो रही है। ये बस से उतरता है, शिष्य जो है गुरुजी को फोन करता है कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया और ताबीज जो है सीधा उतर के नीचे गिर चुका है। तो ये जो गुरुजी थे वो भी समझ चुके थे, भाई दूसरी पार्टी को पता चल गया कि इन्होंने उतारा करवा लिया है। तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, इनको घर तक मत पहुंचने देना, इन्हें वापस लेके आ जाओ मेरे पास। शिष्य अपनी तरफ से इन्हें वापस लेके जाता है गुरुजी के पास। और जब गुरुजी के पास लेके जाता है तो गुरुजी अब देखते हैं कि भाई अब इसके पास कम से कम 30-40 ऐसे ऐसे प्रेत आ रखे हैं जो हैं शक्तिशाली। तो गुरुजी सामने सामने बात करना शुरू करते कि तुम क्या चाहते हो। तो वो बताते कि तुमने उन्हें भेज दिया, उन्होंने उठा के हमें भेज दिया, मतलब तुमने इससे पहले वाले हटा दिए, अब हमें भेज दिया। तो गुरुजी ने बोला तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ ही रहो ना, मैं तुम्हें भोग दूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इतने सारे बैठे हुए हैं मेरे साथ, तुम भी हम में शामिल हो जाओ। तो वो जो एंटिटीज थी वो ये तो देख रही थी भाई जो सिद्ध गुरुजी है जो इस तरफ के हैं वो भोग देते हैं, शराब का भोग भी देते हैं, कलेजी वलेजी मीट मच्छी भी देते हैं। तो एक बारी को एंटिटीज हंस के बोलती है कि हमारा तो बहुत मन है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन जो हमें कार्य दिया वो तो हमें करना पड़ेगा। तो गुरुजी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ महादेव का एक त्रिशूल रखा था, वो त्रिशूल जमीन पे मारते ही वो जो एंटिटीज थी वो बोलना शुरू कर दिए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें हटा दो, हम चले रहेंगे। गुरुजी ने क्या करा, मारण क्रिया की उस टाइम पर काट करी। उधर 3-4 दिन का हवन चला, वहीं पर पूरा परिवार रहा और नानी जो थी वो घर पे रही, बाकी सारा वहां से मारण क्रिया पूरी साफ कर दी। लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली थी कि एक काम करना, तुम जितनी जल्दी हो सके ना थोड़े दिनों के लिए इन रिश्तेदारों से दूर हो जाओ। क्योंकि हो क्या रहा था, लोग अक्सर सामने से चल के जाते तो उनके पैर की मिट्टी उठा ली, या कपड़े सूख रहे तो सब कपड़े उठा लिए, कुछ भी ऐसी चीज डीएनए के तौर पे ले लेते थे जिससे वो क्रिया कर देते थे। अब सिंपल सी चीज है, बाबा सिद्ध एक और कॉम्पिटिटर में 4-5 बैठे हैं, तो भाई अगर 5 तांत्रिक भी वहां से कोशिश करेंगे तो एक पे तो भारी पड़ेंगे। और ये चीज भी आगे हुई। इन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाला बेटा था, विवेक तो तीसरे नंबर पे था, सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसका नाम हम प्रदीप रख लेते हैं।
तो प्रदीप का रिश्ता देखने लगे कि यार हम एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ से सस्पेंस कैसे बदल के आएगा। इन्होंने क्या करा, 3-4 महीने में जितनी जल्दी हो सके प्रदीप के लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू करी, और बिहार के एक एरिया में एक लड़की मिल गई। तो इन्होंने कहा हम बिहार जाएंगे और वहीं से अपने बेटे की शादी वगैरह करवाएंगे, और वहां से अपना रह के कम से कम 3-4 महीने फिर हम पंजाब वापस आएंगे, तब तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब जो पड़ोसी थे उनकी नजर थी कि ये साले अच्छे से रह कैसे रहे हैं, ये अभी तक मरे क्यों नहीं, इनके घर का कभी अभी तक एक भी नहीं मरा हुआ, किसके ये टच में हैं, कैसे ये बच रहे हैं, उस उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। ये क्या करते हैं, प्रदीप की शादी के लिए पहुंच जाते हैं सीधा बिहार। और जो सबसे मजे की चीज थी, जो पंजाब में जितने भी रिश्तेदार इनके रह रहे थे ना, उनकी भी बिहार में कहीं ना कहीं जान पहचान थी। तो इन्होंने क्या करा, फोन करके वहां बता दिया कि ये यहाँ से निकल गए, वहां आएंगे, तो अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन्हें कैसे मारोगे। अब ये जो दुश्मनी है ये पंजाब से बिहार तक पहुंच गई। ये ट्रेन से बिहार उतरे हैं, और वहां पर एक रिश्तेदार पहले से ही मौके वारदात पर मौजूद था। वो आते ही सीधा प्रदीप, जो सबसे बड़े वाला लड़का है, उसके कंधे में हाथ रखता है, और भाई इतने दिनों बाद आया, कैसा है, बढ़िया, ये हुआ। तो ये सारे सामान उतार रहे थे, इनका ध्यान गया नहीं। जब तक विवेक के पापा ने देखा, तब तक तो उस बंदे ने इसके परवी जो प्रदीप भाई है उसका पान खिला दिया। अच्छा। वो पान में भाई पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो इसके पापा ने जैसे ही देखा, वो सामने वाला तो पान खिला रहा है, और वो उन्हीं का रिश्तेदार है। तो इसके पापा ने डांटा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी मुश्किल से हमारे लाखों रुपए कट के लगे हैं तेरी मम्मी के इलाज में, और गुरुजी ने बोला था कि तेरे को ये सब कुछ नहीं करना, तू भाई यहाँ पे बैठ के पान खाने लग रहा है। तो ये बताता है, पापा इतने दिनों बाद आया था, वो दोस्त एकदम से सामने आ गया, उसने पान दे दिया, मैं कैसे मना कर देता, ये वो करके इनका ठीक है। अपनी बिहार वाले घर में आते हैं, भव्य स्वागत होता है, क्योंकि पहले अच्छा कारोबार था, सब कुछ बढ़िया था, जो बाकी रिलेटिव्स थे उन्होंने स्वागत किया। रात की शादी होती है बिहार में, लड़की पसंद करी थी, लड़की आई और लड़की से शादी वादी की। तो जब ये बारात लेके गए थे, तो वहां पर पहले ऐसा होता था 2001 से लेके 2005 में, कि शादियों में ना लड़की को बचा के रखते थे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में ये भूत प्रेत के सीन बहुत होते थे पहले, की लड़की के ऊपर आ ही जाती थी आत्मा। जैसे शादी होती है पर्टिकुलरली उसी दिन। जिस दिन विदाई का टाइम होता है ना, उस दिन ये कुछ ना कुछ ऐसा सीन होता ही है कि लड़की के ऊपर भूत प्रेत 2001 से 5 में मेंशन किया था, उस टाइम पे आप पता करना, किसी से भी होता ही था कि बारात लेके जा रहे तो दुल्हन एकदम से पोजेस हो जाती थी कहीं ना कहीं पे। तो इन्होंने क्या करा, शादी वादी करी, और बारात जो थी, मतलब जैसे शादी रात को निपटी, तो वहां पर ये एक रिचुअल होता है कि आप चाहो तो दिन में विदाई कर दो या फिर अगले दिन शाम को। तो परिवार वालों ने बोला भाई हम शाम को विदाई करेंगे, थोड़ा सा वक्त हमें अपनी बच्ची के साथ गुजारने। तो सुबह सारी बारात उठती है, फ्रेश व्रेश होती है, थोड़ा घूमती फिरती है। और इस टाइम पे जो प्रदीप थे ना, जिन्होंने पान खाया था, उनका दिमाग घूम गया था। वो पता नहीं कहाँ ही रहने लगे, वो जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। इन्होंने क्या करा, वक्त गुजरा, और वो जो लड़की थी, शाम होते ही विदाई के लिए 2 टेम्पो मंगाए। उस टाइम पे भाई ये टेम्पो ही चलते थे, एक में लड़का लड़की और थोड़े परिवार वालों को छोड़ा, दूसरे में बाकी लोगों को छोड़ा, और इन्होंने विदा करा बिहार के प्रदीप जो लड़के थे उनके घर की तरफ। ये जा रहे थे, और एक पुलिया आई, पुलिया पे जो दुल्हन थी वो हो गई पोजेस, उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई पुलिया के ऊपर एग्जैक्टली, और पुलिया वहीं पे टेम्पो वम्पू सारे रुकवा दिए। और पुलिया पे क्या पूछा गया कि वो जो प्रदीप था, उसे बोला भाई तुम अपनी पूछो इससे क्या हुआ है। तो वहां पर उसके ऊपर एंटिटी आ रखी थी लड़की के ऊपर, और लड़की बोलना शुरू करती है कि ऐसा है, मैं तो अपने लड्डू का भोजन लेने आई हूँ, मेरे लिए ये जितने भी लड्डू है ये तुम इसमें फेंक दो पुलिया में, और मैं चला जाऊंगा। तो इनका यही था यार, अगर किसी एंटिटी से भी नॉर्मली बात हो रही है, वो साला लड्डू मांग रहा, फेंक दो लड्डू, लड्डू और आ जाएंगे। उसने क्या करा, प्रदीप ने सारे लड्डू फेंके, वो एंटिटी वहां से निकल गई। हाँ। ये हो गए नॉर्मल। अब इसका भी कनेक्शन है, ये आ जाते हैं घर, और घर पे आने के बाद मुश्किल से, जैसे बिहार वाले घर पे आए, मुश्किल से इनका 1 महीना भी मुश्किल हुआ होगा। वो जो लड़की आई थी ना बहू रानी के रूप में, भाई उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर है, मेरे से इतना काम नहीं होता, अच्छा। मेरे से इतने बर्तन नहीं मांजे जाते, इतना खाना कौन बनाएगा, 3-3 4-4 टाइम का कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है कभी कोई रिश्तेदार जा रहा है। नई नई जब बहू आती है तो उसे देखने भी दुनिया भर के लोग आते हैं, तो कभी चाय बन रही है कभी कुछ बन रहा है, उसने इस तरीके से लड़ाई झगड़े घर में शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होते होते उसने क्या करा, एक दिन वो खाना बना रही थी, और विवेक उस टाइम पे अपनी आंखों से सारी चीजें देख रहा था कि घर में आए दिन झगड़े हो रहे, जबकि नई बहू रानी आई है। विवेक उस टाइम पे मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा। इसने देखा एक दिन, जो इसकी तो भाभी लगी, भाभी जो इसकी अपने उसमें चूल्हे में खाना बना रही थी,
खाना बनाते बनाते जैसे इसने बोला होगा भाभी कि मुझे भी 2 रोटी दे दो, उसने क्या करा, जो तवा था वो फेंक के मारा एक साइड, और वो सीधा घर के बाहर भागना शुरू करती है। तो अब विवेक को ऐसा लगा कि घर में सारे तो इधर उधर और के कोई है नहीं, ये अपनी भाभी के पीछे भागना शुरू करता है, भाभी क्या हुआ, भाभी क्या हुआ। तो गांव के पास एक नहर थी, उसमें भाभी ने मार दी छलांग। और ये था छोटा जो विवेक था, ये हो गया बहुत ज्यादा, घबरा गया कि यार भाभी ने तो छलांग मार दी, भाभी निकले ना निकले, मैं अगर छलांग मारूंगा मैं तो गया। हालांकि हल्का फुल्का तैरना आता था, मट्टी चलने वाला पानी था। इसने देखा भाभी उस साइड से निकल गई तैर के। इसने क्या करा, ये सोचा भाई यार या पार देखा जाएगा, इसने भी छलांग मार दी। इसने छलांग क्या मारी, इसने तो ये बताया भाई मुझे तो धक्का मारा किसी ने नहर में। जैसे होता ना कि कोई एंटिटी है तो खींच लेगी, इसे मारो सबसे पहले। ये भी निकल गया पार, इसने अपने गुरुजी का नाम लेते लेते ये भी पार निकल गया। जब ये पार निकला तो उस टाइम पे इसकी भाभी ने देख के बोला बड़ी हिम्मत है तुझ में। इसने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा कि भाभी घर चलो, वो बेहोश हो गई। एक चीज जो मैं और मेंशन करना चाहता हूँ भाई, जब ये टम्पू में आ रहे थे ना, तो सारे गांव वाले पता क्या कर रहे थे, इनके ऊपर रंग और मिट्टी फेंक रहे थे, दूल्हा दुल्हन के ऊपर। वैसा क्यों? ये रिचुअल है। ये रिचुअल है, किस चीज का है अभी आएगा। तो इसके भैया भैया सब आए, प्रदीप वगैरह देखा यार दुल्हन को क्या हो रखा है ऐसे वैसे, तो घर पे लेके आते दुल्हन को। और दुल्हन जब घर पे आती है तो थोड़े दिनों में उसे लेके आ जाते पंजाब, कि भाई वहां पे देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भाई दुल्हन एक्चुअली में पोजेस थी, वो जब पुलिया से निकली थी वो तभी पोजेस हो गई थी, और एक्चुअली में वो पोजेस तभी हो गई थी जब उसके ऊपर रंग और मिट्टी फेंकी थी। सिर्फ उसी उसी से रंग से ही, रंग गिरने से। हाँ अभी पता चलेगा आगे क्या हुआ था। ये आगे पंजाब, और पंजाब में इनके झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए, और ये जब वापिस आए ना तो सारे रिश्तेदार खुश हो गए कि चलो अपने साथ कुछ नया लेके आए हैं एंटरटेनमेंट, अब ये नहीं पोजेस होगी तो वो तो पोजेस होगी। तो वो जो लड़की आई थी, जो बहुरानी आई थी भाई, वो आए दिन कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, घर में लड़ाई है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या कर रही है घर में, जैसे कि? भाई खाना ना बनाना, लड़ाई करना, बार बार इनके आपस में लड़ाई होती थी, कभी ड्रिंक करके आ गया हस्बैंड तो बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, भाई बहनों को टाइम पे खाना ना देना, वो मम्मी की तरह कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारी माँ है। वो लोग बिहार में रह गए थे इसके मम्मी पापा, ये लोग पंजाब में आ गए, तो इनकी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन जो प्रदीप था उसने क्या करा, अपने पापा मम्मी को फोन करा कि एक काम करो, एक बार इसे दिखवा लो कि इसके साथ मुझे कोई दिक्कत दिख रही है, क्योंकि ये रहना नहीं चाह रही। तो जिस टाइम दिखवाने की बात चल रही थी ना, उस टाइम इस लड़की ने क्या करा, वहां पे शाउट करके एकदम से बोली तुम किसी से ही दिखवा लो, मतलब जैसे एंटिटी आ जाती, किसी से भी दिखवा लो, जिससे दिखवाना दिखवा लो, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मेल की किसी की, कि मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर से। ये समझ गए भाई कि इसके साथ कुछ ना कुछ कर रखा है, लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा था यार पंजाब आए हमें मुश्किल से 2 दिन हुए हैं, किसने कर दिया, मतलब अभी तक तो साइड वाले भी एक्टिव नहीं हुए, तो करा किसने है? ये पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी भाई ऐसी बात बता देते हैं कि ये कौन सा चैप्टर खुल गया। गुरुजी बोलते हैं भाई ये और किसी ने नहीं करा, लड़की के नाना ने ही करा है, हाँ। लड़की के नाना ने करा है। तो ये पूछते हैं लड़की के नाना ने क्यों कर दिया, तो उन्होंने बताया कि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, तुम्हारा भाई प्रदीप उन्हें एक आंख पसंद नहीं है, ठीक है। और वो जो मिट्टी और रंग फेंकने वाला रिचुअल था, तो जितने भी तुम्हारे नाना के जान पहचान के आदमी थे ना, वो एक तरीके से काला जादू परफॉर्म कर रहे थे वहां पे, मिट्टी और रंग फेंक के। तो पूछा गया अब क्या करना है, तो बता दिया कि अगर मैं इसे ठीक भी कर दूंगा तो उसके नाना को भी अच्छी खासी काले जादू की विद्या है, वो फिर दोबारा इसे कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक डिसीजन लिया कि भाई हम इसका उतारा करवा के और इसे हम भेज देंगे वापस, मतलब डाइवोर्स ले लेंगे, क्योंकि जब नाना नहीं चाहता रखना लड़की को, घर वालों ने तो भेज दी, कैसे ना कैसे रिश्ता भी हो गया, क्योंकि बताया था मैंने प्रदीप के बहुत जल्दबाजी में रिश्ता देखा गया था। तो नाना को पता चल गया कि भाई ये लड़की को रखने नहीं वाले, तो नाना जी को बुलाया उन्होंने बिहार से और बोल दिया हम आपकी लड़की को रख नहीं पाएंगे। तो नाना बोलता गया कि मैं अपनी लड़की को तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब ये चीज बगल वालों को भी पता चल गई, और दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए कि चलो भाई हम तो थे ही साथ में, ये और हो गए। अब इन दिनों क्या हुआ ना भाई, जब ये लास्ट गुरुजी के पास होके आए थे, तो इसके बाद इन्होंने गुरुजी से थोड़ा सा मिलना कम कर दिया था। और जब ये गुरुजी के पास गए थे ना कि ऐसे ऐसे दुल्हन के साथ हो गया, तो गुरुजी भी थोड़ा नाराज हो गए थे कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया, वैसे कोई काम होता तो तुम मेरे पास आते हो, तुमने वैसे मुझे शादी में बुलाया नहीं। तो इन्होंने बोला कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, यहाँ से उतारा करके ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो गुरुजी ने बोला कोई नहीं, ये तो इसके नाना के भेजे छोटी मोटी आत्माएं हैं, इन्हें तो मैं रख लूंगा अपने पास। तो एग्जैक्टली 16 जिन थे
उस औरत के ऊपर जो उसके नाना ने भेज रखे थे कि लड़की को आप हार्म नहीं करोगे, इनका घर बर्बाद करना है आपको। तो वो क्या करा, उन सिद्ध गुरुजी ने अपने बांध के अपने पास रख लिए। ठीक है भाई, नाना जी लेके चले गए दुल्हन को, और दुल्हन को ले जाने के बाद बोल के चले गए मैं बर्बाद कर दूंगा। अब उस नाना ने क्या करा, फिर प्रदीप को टारगेट बनाया। प्रदीप के ऊपर कुछ ना कुछ होने लगा धीरे धीरे वही घर में। फिर दोबारा अब लड़का जो है वो लड़ाई करना शुरू कर रहा है, कोई ना कोई दिक्कत करना शुरू कर रहा है। तो इन्होंने फिर दोबारा किसी और से अप्रोच करा, एक चिंतपूर्णी में वहां पर एक तालाब है। तो वहां पे बताते कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है ना, वहां पर आप उस तालाब में नहा के आ जाओ, तो उस तालाब के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो बंद जाती है। किसी ने इस तरीके से बताया कि भाई आप बाबा के पास जाते हो 50-50 100-100 किलोमीटर दूर, एक बारी में ले जाओ चिंतपूर्णी के पास एक तालाब है उसमें नहला दो, सारी एंटिटीज अंदर रह जाएगी। उनमें एक एंटिटी थी जो बहुत स्ट्रांग थी। उस एंटिटी ने ये चीज सुन ली। वो एंटिटी क्या करा उसने, वो घर में ही रहेगी। बाकी सारे कितने 300 भूत थे प्रदीप के ऊपर जो उसके नाना ने छोड़े थे, वो सारे तालाब में बंध गए। और जब ये वापिस आए ना, तो आराम से बैठे थे सारे। 2 दिन तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, सब बहुत खुश थे कि चलो भाई फाइनली सब उतर गया। तो 2 दिन बाद वो एंटिटी निकल के आती है, और सीधा जैसे होता ना सबके सामने, विवेक जो रिकॉर्डिंग में भेजा उसने बोला भाई मेरे आंसू छूट गए थे कि मेरा भाई के अंदर से कौन बात कर रहा है। तो वो एंटिटी आके बोलती है तुम्हें क्या लगा तुम वहां लेके चले जाओगे तालाब में मिला दोगे तो मैं वहीं बंद के रह जाऊंगा। बोला मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे बगल वाले मौज मस्ती करते होंगे, मैं पूरा ध्यान देता हूँ कि तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। मैं तो यहीं रह गया था, तुम लेके चले गए 300 को बंधवा ले, चिंता मत करो शाम तक 500 और आ जाएंगे। चेतावनी दे रहा पूरी। सीधा बोल दिया कि तुम चिंता मत करो 500 और आ जाएंगे। और भाई यही हुआ। शाम को क्या हुआ, प्रदीप बाहर निकला और सीधा ठेके पे गया और वहां से दारू उठाई, और दारू उठाने के बाद घर में जितनी भी रोटियां बनी थी ना 12-13 टुकड़े तोड़ के, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, सारे भूतों को खाना दे रहा था। और भाई घर वालों ने ये चीज देखी, और मम्मी पापा बिहार में थे, इनके तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो जो छोटे वाला भाई था प्रदीप से, उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ मैं अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ, और इसको साले को बांधते हैं, कुर्सी से बांध के बेड़ियों से सब पूछेंगे है कौन। भाई वो जो लड़का था उसके अपने बिहार में अच्छे खासे दोस्त थे, उसने 7-8 बंदे बुला लिए और प्लान करा पी तो रखिए होश होगा नहीं, पकड़ के पूछेंगे ये भाई है कौन। तो क्या हुआ, जो प्रदीप था, प्रदीप ने अपने 7-8 दोस्तों को बुला लिया, कोई रस्सी लेके आ रहा है, कोई लोहे की बेड़ियां लेके आ रहा है, क्योंकि पता तो था इनके घर में कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि हो एक्चुअली में रहा क्या है, कि कौन है क्या नहीं है। अब भाई ये जो सोच के आए थे ना इनके ऊपर वो पलटवार हो गया। जैसे ये सोच रहे थे कि पी रखी होगी दबोच देंगे, ये उसके पास पहुंचे और प्रदीप के ऊपर एंटिटी आ गई। प्रदीप ने मारना शुरू करा, इधर उधर फेंक रहा है, 2 जने इधर, 3 जने उधर, 3 जने उधर। लेकिन फिर भी जैसा होता ना कि भाई कूद पड़ो सारे के सारे, और पकड़ के उसे बांध दिया बेड़ियों से। अब बेड़ियों से बांधने के बाद ये लोग बाहर आके डिस्कस कर रहे हैं कि कौन जाएगा अंदर पूछने के लिए। इतने में वो चल के आ गया, बेड़िया खोल खोल के 2 सेकंड के अंदर चल के आ गया कि हाँ बांध लिया। और वो होश में था प्रदीप उस टाइम पे कि भाई बांध के क्या मिला मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोलते हैं भाई ऐसे ऐसा सीन है। तो वो एंटिटी आके बोलने लगती है कि अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम ऐसे मेरे बारे में पता कर लोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो मुझे निकाल सके, क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत बड़े बड़े धक्के मिलने वाले हैं। और ये इस चीज को समझ नहीं पाते कि धक्के क्या मिलने वाले हैं, मतलब ऐसा होने क्या वाला है कि भाई ये सारे के सारे सोच में पड़ जाते हैं। और ये जो हालत इन्होंने देखी ना, कि एंटिटी ने बोला कि मुझे निकालने वाला ढूंढो कोई, तुम ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे, जितने भी दोस्त थे सारे भाग गए। कि भाई हमने बेड़ियों से बांधा था, 2 सेकंड में खुद चल के आ गया है। कि मतलब कितनी पावर हो गई इस बंदे में, इसने बेड़ियां खोली कैसे, जैसे ताबीज अपने आप टूटा, ये दूसरा सीन था कि बेड़िया अपने आप खुल गई, ये वाला सीन जो था। प्रदीप, वो विवेक जो है जो बता रहा है, उसने क्या करा अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया कि आप वापिस आ जाओ और भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हमारे घर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी तक कोई मरा नहीं है लेकिन अब मरने शुरू हो जाएंगे। उधर से एक तो नाना का वो करा धरा, इधर से पड़ोसी करने लग रहे हैं सब कुछ। तो इन्होंने क्या करा, बातचीत करी, और भाई अब जो सस्पेंस खुला, ये बोले कि चलो गुरुजी से मिलने जाते हैं। ये गए गुरुजी से मिलने, इन्हें पता चला गुरुजी खत्म। उन्होंने ही कर दिया। अब ये देखते हैं कि उन्होंने करा नहीं करा, लेकिन इन्हें पता चलता है गुरुजी इस दुनिया में है नहीं। और सबसे ज्यादा बुरा पता किसे लगता है, विवेक को। क्योंकि विवेक जो लड़का था ना, वो उन गुरुजी के पास बहुत खेला। मतलब जैसे जाते हैं तो होता है ना कि गद्दी पे पैसे रखे हुए हैं तो पैसे उठा लिए, तो गुरुजी का भी बहुत लाड था कि विवेक को उन्होंने खिलाया था गोद में। तो इस टाइम पे इमोशनल हुआ कि भाई मैंने अपने नाना जी को खो दिया, या कोई बड़े थे उनको खो दिया।
कि हम गए, हमें मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो गद्दी संभाल रहा था उस टाइम पे उनका शिष्य था, और उस भाई को अभी संभालना नहीं आ रहा था कि सिद्धियां नई नई मिली है तो सबको एकदम से पावर कैसे पकड़ी जाए सिद्धियों पे। इसने क्या करा, इसने बोला कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे को लग नहीं रहा इन चीज़ों को संभाल पाऊंगा। तो भाई के ऊपर से जब उतारने की कोशिश करी तो भाई इसको भी झटके लगे, जो सामने बैठा बंदा था, क्योंकि गुरुजी की बात अलग थी और इसकी बात अलग थी। लेकिन उसने फिर भी क्या करा, भाई के लिए एक ताबीज दे दिया। ताबीज देने के बाद घर पे भेज दिया, और वो चीज इनको लगा दब गई, लेकिन उस ताबीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम होते ही वो फिर दोबारा ठेके पे गया, और ठेके से आके मम्मी पापा भी आ चुके थे, ठेके पे आके अपने पी पा के घर आया, और सारे घर का राशन पूरे ग्राउंड में जो आंगन वगैरह था उसमें फैला दिया। लो भोग लो, जितने भी आए हो सब भोग लो। वो जो एंटिटीज आई थी, भोग लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो भाई, ये घर वाले डर गए कि यार हमें लग रहा था ताबीज से दब जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जैसी वो शाम कटी ना, कि इन्होंने गिव अप तो कर ही दिया था, एक परिवार के हाथ में कितना होगा कि इधर भी पूछ लिया, उधर भी पूछ लिया, यहाँ भी पूछ लिया, वहां भी पूछ लिया। तो अगले दिन शाम को इनकी मम्मी रोने लगी, जो विवेक की मम्मी थी, कि हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी बहू भी चली गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो जो प्रदीप था ना, उसके अंदर एक्चुअली में एक एंटिटी आई, जिसने पता है क्या बोलना शुरू करा, अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो। यहाँ से चला गया इसका मतलब ये थोड़ी ना दुनिया छोड़ दी। और ये कौन था, वही शुद्ध गुरु जी आ गए। उन्होंने बोला ये जितने भी करने वाले हैं ना, इनको एक एक करके खत्म कर दूंगा मैं, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, कल शाम 5 बजे का वक्त का इंतजार करो तुम, और सुबह 10 बजे देखो क्या होगा। 10 बजे और 5 बजे बोल दिया, भाई बगल वालों में 10 बजे सबसे पहला इंसान जो रात को पी के सोया था वो खटिया पे सोता ही रह गया, जो करने वाला था। शाम के 5 बजे दूसरा बंदा लुढ़क गया उनमें से। अच्छा, पड़ोसियों में हाँ, से। पड़ोसियों में से जो करने वाले थे। गुरुजी काम कर रहे हैं पूरा। गुरुजी ने बोला था 10 बजे और 5 बजे का इंतजार करो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। और 10 बजे एग्जैक्टली एक बंदा पी के सोया था खटिया पे, वो उठा ही नहीं। 5 बजे वाले की जो भाई मौत हुई, वो बंदा पता नहीं कहाँ गांव से आ रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, और ट्रैक्टर चलते से उतरने का होता है ना, ट्रैक्टर तो भाई रुकता नहीं है, खड़खड़ करते चलता रहता, उसका पैर आया नीचे और उसके छाती पाड़ता हुआ टायर चला गया आगे। दूसरे की मौत हुई ऐसे शाम को 5 बजे के बाद। इन्हें लगा गुरुजी प्रोटेक्शन में है, ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, लेकिन विवेक को ना एक डाउट हो रहा था, यार ये गुरुजी की आवाज लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कोई हमारे पितर होंगे या कुछ होंगे। चलते चलते इस केस को काफी टाइम हो गया, तो इनके घर में सब कुछ शांत हो गया। फिर 2 महीने बाद इनकी मम्मी बैठी हुई थी, और जैसा होता है ना, गुरुजी को याद कर रहे हैं कि गुरुजी जब तक थे तो कितना सब कुछ सही था। गुरुजी आ गए इनके अंदर, मम्मी के अंदर 2 महीने बाद, और साक्षात बता दिया। और उस टाइम पे उनकी मम्मी रो भी रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि तुम मुझे खुलवा क्यों नहीं रहे, उन लोगों ने मुझे अपने पास बांध के रख लिया, उन लोगों ने अपनी एंटिटीज भेज भेज के मुझे मरवा दिया, और मुझे वहां बांध रखा है। ये तो जब एक वो होता है ना, पहरा कमजोर हो जाता है उनका, तो मैं निकल के बच्चों को देखने आ जाता हूँ, वरना उन्होंने मुझे बांध रखा है। और मैं कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मुझे ही पता है, क्योंकि जब मैंने दोनों को खत्म करा ना, तो इन्होंने क्या करा, पूरी मशानी क्रिया मेरे ऊपर बांध दी। मशान की एक एक एंटिटी मेरे को पकड़ के खींचती है, रौंदती है। तो ऐसे पता लग जाता है कि कौन काट कर रहा है उनकी। साफ, वो तो गुरुजी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें तो दिखता है, कर रहे हैं ना वो सब कुछ, उनकी फौज भी है जो। लेकिन वही है, एक बार जब आप जमीन पर रहे नहीं तो आप भी उन्हीं का हिस्सा बन गए। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे बांध रखा है। और एकदम से बोलते विवेक कहाँ है, विवेक उस टाइम घर में नहीं था। भाई विवेक खेल रहा था अपने दोस्त के साथ खेत में। तो बोले विवेक के पास भागो, उसके ऊपर क्रिया की है। ये जब विवेक के पास पहुंचे ना, तो विवेक का पता क्या हाल कर रखा था खेत में। विवेक के दोस्त ने बताया, विवेक तो लहूलुहान मिला था उन्हें, कि ये आपस में खेल रहे थे, किसी चीज ने विवेक को पकड़ा और कपड़े समेत खेत में यूं रगड़ दिया पूरा, बुरी तरीके से, अच्छी तरीके से रगड़ दिया, और पूरी बुरी तरीके से फेंक दिया। विवेक को उठा के लाए, विवेक से पहले पट्टी वट्टी करवाई, पूछी क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे को 1 सेकंड के लिए गुरुजी दिखे, उसके बाद मेरे को मट्टी पलीत कर दिया, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने खूब पंडित दिखा लिए, खूब बाबा दिखा लिए, सब कुछ दिखा लिया, लेकिन अब तक भी इनके ऊपर की वो सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। और अभी 2025 चल रहा है, जहां पर सारी जमीनें बिक गई, गांव के सारे मकान बिक गए, खेत खाद सब बिक गए, लेकिन अभी भी इनकी, पड़ोसियों की और उन नाना की लड़ाई अब तक चल रही है। तो वो इन पे ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर कुछ होता है, ये चले ही जा रहा है। अब थोड़े से भाई ये कमजोर पड़ गए, क्योंकि ना तो गुरुजी रहे, गुरुजी भी बांध लिए ना इन्होंने। वो जो लास्ट टाइम जब वो आए थे
प्रदीप के अंदर कि मैं हूं तो सही, तो पता चल गया भाई वो बचा रहे इन्हें, पकड़ के उन्हें बांध लिया। तो नाना जी को भी पता लग गया, तो वो भी शामिल थे इस। नाना जी तो दोस्त, वो बताया था ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, वो वाला सीन है। लेकिन अब तक, अब इमेजिन करो ये पैसे की कहाँ बात चली थी कि 20,000 रुपए चोरी हुए थे, और कहाँ लाखों रुपए लग गए। विवेक ने बताया भाई 2025 तक हमारे 5 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, जहाँ अलग अलग बाबाओं के पास हम होके आ गए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। घर में ये वाला हिस्सा आ रखा है कि जैसे अभी लास्ट टाइम उसका मैसेज आया कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं ही अब चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ के, तो ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से घर की हालत हो रही है कि घर वाले बुजुर्ग होते जा रहे हैं, भाइयों की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, विवेक एकलौता रह गया। लेकिन उसने बोला कि मैं अपने परिवार को देख के अब कहीं से कहीं तक संतुष्ट नहीं हूँ, उसे लगता है कि शायद उसे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा उसे। तो ये एक पहला रियल इंसिडेंट है जिसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं ना कि हर बारी भाई काट हो गई, बचा लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बिहार, भाई बिहार सही में बड़ी। भाई ये भी एकदम बिल्कुल नया है कि कलर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, और वो है वो काला जादू। भाई मेरे हिसाब से ये ना जनता बताएगी हमें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या रिचुअल था जो रंग और मिट्टी फेंकने वाला था, और वो नाना के लोग फेंक रहे थे। और जब ये टेम्पो में जा रहे थे ना, तो बाकी लोग इन्हें देख भी रहे थे, और फिर पुलिया के टाइम पे वो तो पोजेस भी हो गई थी। जो लड्डू लेके छोड़ दिया था। तो पूरा ये कनेक्टिविटी है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आज भी अगर हम सोचने बैठे ना, तो ऐसा लगता है कि कड़ियां जोड़ना शुरू करें कि नाना ने उस टाइम पे किया या पड़ोसियों ने उस टाइम पे किया, अभी भी क्या चल रहा है। क्योंकि जब बात होती है कि अगर धेले भर पसंद नहीं था नाना को, तो उसने मना क्यों नहीं करा कि मत करो शादी। लेकिन एक्चुअली में विवेक ने ये चीज मेंशन करी कि बाबा जी ने बताया था कि वो इस लड़के की बलि देना चाहते थे, जो प्रदीप था उसकी बलि देनी थी, कि लड़की तो वापस वैसे भी आई जाएगी घर में, लेकिन इसकी बलि देनी है। तो अपनी बेटी को पोजेस करके वशीकरण करना था या क्या करना था, बट ले जाना प्रदीप को ही था। और एट द एंड अब प्रदीप की तो दूसरी शादी हो गई है। और ये जो लास्ट में भूत रह गया था, जो चैलेंज कर रहा था कि मैं, तुम जो पानी में चले गए थे बाकी, तो ये था किसका? ये किसका भेज? ये तो भेजा हुआ था भाई, ये नाना का भेजा हुआ था। तो भाई अब भी उनकी फैमिली में कोई ना कोई पोजेस होता रहता है। भाई ये सारी चीजें उनके परिवार में चलती रहती है। मेन मुद्दा ये है कि घर परिवार बिक गया, सब कुछ निकल गया, जमीनें चली गई, लेकिन जो एक गुरुजी ने मिले थे वो भी बांध लिए। तो अब भाई इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा जो इस चीज का सॉल्यूशन करे। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई कि अगर कोई टूटा फूटा हो तांत्रिक, तो कमेंट में ना लिखे, मैं कर दूंगा, क्योंकि वो आस लेके बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि वो किसी गलत रास्ते पे। जो आपके साइकिक है, आपने उनसे कनेक्ट करा है? अभी मैंने कनेक्ट नहीं करा, इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैं पहले एक बार इस चीज को पूरा अच्छा तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें हो रही है नहीं हो रही है। और थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि आपने भी सुना होगा भाई, जितना पुराना उतना खतरनाक। 2001 से चलता आ रहा है, और फिर हमारे जो साइकिक है वो थोड़े साधना में चल रहा है इस टाइम पे। वक्त होता है अलग अलग, तो करेंगे कनेक्ट। अब जैसे भाई हम रियल केसेस बता रहे हैं, इन्हीं चीजों को देख के, अब जैसे साइकिक का डिस्कशन हो गया तो 1000 केसेस और आ जाएंगे, वो सारे जो नए केसेस है वो ऊपर पुराने नीचे। हम एक्चुअली में रियल इंसिडेंट कवर करने का काम कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन पे काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बस ये होता है कि थोड़ा मदद कर पाए, वो चीज़ करने की कोशिश होती है, लेकिन जनता उम्मीद बहुत लगा लेती है। जैसे अभी हम बात करें कि साइकिक का नाम आ गया ना, तो उनको होता है ये ही है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। क्योंकि जैसे अब ये बंदा है विवेक, इसके परिवार ने हर जगह धक्के खा लिए। अब वो हमारी वीडियो भी तो कहीं ना कहीं देख के, रियल 8 पे देखी, अब मेरे चैनल पे देखी, आए तो वो वहीं से ही है कि आस है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना रियल इंसिडेंट में, हमने बताया भाई पंजाब में ना उनको उस बाबा ने बचा लिया, तो वो होता है मैं भी पंजाब में हूं, मुझे भी बाबा मिल जाए। हमने बताया वहाँ नेपाल में था, उसको बचा लिया उन बाबा ने, वो नेपाल वाला कॉन्टेक्ट मिल जाए। इस तरीके से कहानी चलती भाई चली जाए। जेन्युइन लोग है भी नहीं ना, कि कोई कहता है ऊपरी ऊपरी कह दिया, उतार दिया, पर सोल्यूशन होता नहीं। ऐसे लोग कितने सारे भरे हुए हैं। भाई अब मैं इस पे तो क्या ही कमेंट करूं, क्योंकि मैं उन लोगों को घेरे में नहीं लेना चाहता जो शायद अच्छा भी कर रहे हो। मैं सबको घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये बोल दूं हाँ ऐसे हैं वैसे हैं, 99 88 कुछ भी परसेंटेज अपनी जगह अच्छा भी कर रहे हैं, अपनी जगह बुरा भी कर रहे हैं। मेरी नज़रों में तो वो अच्छे हैं जो आपके, मतलब आप बुरा करने जा रहे हो, बुरा नहीं कर रहे, मेरे लिए वो अच्छे हैं कि आपका सॉल्यूशन कर देंगे। ये नहीं कि अब उनके ऊपर डाल दो। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि भाई जब हम उन गुरुजी के पास जाते थे तो वो इस बारे में बात करते थे, आप अपना सॉल्यूशन करा लो। उनसे क्या मतलब कि उनके ऊपर फेंक दे, उनके ऊपर फेंक दे। उन्होंने भूतों से भी क्या बोला था, तुम मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें भोग दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं करा कि इसकी मारण क्रिया उसके ऊपर डाल दी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, आप किसी के पास जाओगे तो वो तुम उनके ऊपर कर दो, इतना पैसा लगेगा, तुम उनके ऊपर कर दो, तुम उनका खत्म कर दो। ये चीजें थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। और ये उल्टा ऊपर करवाना फिर और भारी आता है। देखो ये तो सुना ही होगा
कि 3 जने इसमें पार्टिसिपेटेंट होते हैं। मतलब एक तरीके से ये मान लो जो कर रहा है, जैसे मान लो हमारे बीच में कोई इंसान है जो करना चाहता है कि मैं सामने वाले परिवार पे करूं। फिर आता है तांत्रिक, जो उस चीज पर सारी चीजें क्रिया करने तैयार है, और जिस पर हो रहा है, जिस पर हो रहा है उसकी क्या गलती है। वो तो बेचारे, आज भाई मैंने भगवान की दया से फॉर्चुनर ले लिया, अपनी मेहनत से ही तो ली है। मेरा रिश्तेदार देख के चल रहा है कि साले ने फॉर्चुनर ले ली, इसको बैठा दो जमीन पे। किसी तांत्रिक को बीच में ले लिया, तो वो भी गया, मैं भी गया, और वो तांत्रिक तो कहाँ जाएगा तो उसका पता नहीं। तांत्रिक के लिए तो आप ये सुनते हो भाई कल तक यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन फंस तो तीनों गए, मेरी पीढ़ी भी फंस गई, क्योंकि वो एंटिटी मुझे लेके जाएगी, फिर मेरे से अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, और जिसने करा है कर्मा तो वापस लौट के आएगा। ये ना, ये जो स्टोरी है, ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5-1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था, कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन लड़की आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग, लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोली बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है, आंटी ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मनी मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे मत दे। तो ये शाम को वापस आती है तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुँह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया, सब्जी काट रही है उंगलियां कट गई, ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं, दांत में दर्द रहना शुरू हो गया, बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में, जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से।
इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना उस फैमिली के लिए इन द सेंस, जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से ख़रीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले, इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी। और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया, मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपये दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी। अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार, मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय, पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय, एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फ़ोन आया कि अक्षय, आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज़ आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो, डबल आवाज़ आ रही है। भाई साहब, मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस आपको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या हो रही, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप के, उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज़ आई हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज़्यादा हो रहा हूँ। तो और जो आवाज़ थी वो मोटी आवाज़ थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज़ में ही रिपीट हो रहा उसकी आवाज़ में नहीं थी वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग सी ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज़ को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज़ में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फ़ोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था,
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी। यही आवाज़ आ रही थी। मैं जब जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है, देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली, जैसे ही चला ना ओम मंगलम, और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी। भाई अभी भी पता है, जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप चीज़ें- पे चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको रोकेगी, बिल्कुल कि आपको चोट लग मतलब गई, तुम कुछ उनके कर लिए बाधा गया। बन रहे हो, जो हाँ। नेगेटिव एंटिटी है, तो वो तुम पे अटैक कर सकती है भाई। बिल्कुल। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है यार कि जब कोई स्टोरी मेरे पास आती है ना, वो बंदे मेरे को बताते हैं, कई बंदे पता क्या होते हैं, स्टोरी तो भेजते हैं, साथ में कंक्लूजन भी मांगते हैं कि सर आपने पूरा सुन लिया ना, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो जब हम एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भाई ऐसी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ तो आखिरी में पता क्या होता है, जैसे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, दिमाग भारी भारी और ज़्यादा नेगेटिव, कंधे भारी, बॉडी वीक। तो मैं कभी कभार बात करता हूँ यार ऐसे ऐसे ना बॉडी वीक हो गई, तो वो बोल देते हैं भाई आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप जो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो ना, वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है, ठीक है। तो कहीं आप उसको सॉल्यूशन ना दे दो, इसलिए वो चीज़ें आप पे भी हावी होती हैं, और ये चीज़ें हम पे भी हावी हो जाती हैं उन दौरान। ऐसी अजीब अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। एक बार तो मैंने बताया था, एक कॉल मेरे पास आया, और कॉल आने पे पता क्या हुआ, सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए, सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए फोन उठाते ही। जैसे मेरे को बोला कि प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है। मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ, और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जादू कुछ हो सकता है। मैंने फटाफट कॉल काटा। उसके बाद 5 मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा। मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, वो जो पंचमुखी होती है, उनके सामने मैं बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, एक्सॉर्सिज्म हो रहा है, किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो। इतनी नेगेटिव क्लिप्स आती हैं, और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई। भाई ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी? फिर आपने फोन काट दिया उनका? फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस, जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था, तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे, वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली, उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं, तो वो उस चीज़ को वहीं पॉज कर दिया। और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है, तू तो बात करियो मत। भाई इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ। और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि भाई नहीं खाना चाहिए इन चीजों में वाइट चीजें, Yes, जैसे बर्फी थी, दूध, वो बर्फी थी, white वाली बर्फी थी। वाइट और चीजें तिल के ज्यादा दाने भी मिले हुए हैं, उनमें भी कहते हैं कि कुछ हो आप सकता इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हैं हेलो क्या हाल है, पीछे से बोलते हैं मैं ठीक, उधर से आवाज़ आ रही ठीक ठीक ठीक। भाई ये बहुत डरावनी चीज है। अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है मैं कि अगर लेकिन हो ना इंसान के साथ। पता है हम ना ग्रुप में बैठे हैं, जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ें बार बार निकल के आती है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, दिमाग में घर कर गई है। लेकिन सच बताऊं भाई, जब ऐसी चीज़ जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना, आप पता 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं, और आप इतने इंटू हो जाते हो ना इसमें, चल रहा है, जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला, अबे हाथ हटा, तब तक तो लग गया। वो तो शुक्र है कि 10 सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को, नहीं उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी, साला आवाज से वशीकरण हो जाए। मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था कि कट्टे के नीचे रखा था, मैं देखा और मुझे मना करा कैमरामैन ने इसे मत छूना, मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए। ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। वो थोड़ा हिप्नोटाइज कर ले भाई। वो कहते हैं सबसे पहले आपके माइंड पे ही अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीजें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज्यादा वो ना हो, असर ना आए चीजों का, क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर है, लोग कहानियां सुन रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपने बताया ना आप भी स्टार्ट करो, तो आपसे भी रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया है भाई तो कमेंट कर दो,
हम अक्षय भाई के साथ रेगुलर टच में रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे, क्योंकि भाई के पास तो आती रहती है डेली 10-20 स्टोरीज, तो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज हमारे पॉडकास्ट पे वो आके नरेट करेंगे। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन आपने में कहा भी था। और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे। तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला। और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।